रहते हैं बीच में तो नो प्रॉब्लम। Okay, बेटे, we are starting with chapter number 13 and chapter number 13 is photosynthesis in higher plants. ठीक है, you have heard the term so many times in your lower classes. ठीक है, जब भी जनरल साइंस शुरू होता है तो फोटोसिंथेसिस टर्म जो है वो आप अक्सर सुनते हैं। तो हमारा एक सिंपल सा जवाब होता है फोटोसिंथेसिस के बारे में कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस दैट इज रिलेटेड विद प्लांट्स एंड सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जिनके पास कोई स्पेसिफिक पिगमेंट है और वो क्या कर सकते हैं, अपना फूड मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा जब भी फोटोसिंथेसिस वर्ड आप सुनते हैं तो आपके माइंड में हमेशा प्लांट्स आते हैं। तो आपको ये लगता है कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और वो क्या कर सकते हैं, दे हैव द एबिलिटी टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड एंड यू नो दैट देयर आर मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट ऑन द प्लैनेट अर्थ। ठीक है, एक टाइम ऐसा था जब ये माना जाता था कि अर्थ का मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है वो किसके द्वारा कवर्ड है, प्लांट्स के द्वारा कवर्ड है, बट ड्यू टू इंटरफेरेंस बाय द ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, द नंबर ऑफ दीज प्लांट्स, दीज ट्रीज, दे गोज ऑन डिक्रीजिंग डे बाय डे। तो देखो फोटोसिंथेसिस जो है अब तक हम सिर्फ उसकी डेफिनेशन जानते थे, उसकी केमिकल इक्वेशन आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, पर अब हम जानेंगे कि कितना बड़ी टर्म है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्या है पूरा का पूरा प्रोसेस दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, ठीक है, अ प्रीलिमिनरी आइडिया अबाउट द फोटोसिंथेसिस। अब तक आप फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या जानते हैं? तो अगर किसी भी स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्टूडेंट्स जो है वो कहते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ ए रिएक्शन जो जनरली किस में होती है, प्लांट्स में होती है, और प्लांट्स इससे अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग देयर फूड वो कुछ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। जैसे हर एक केमिकल रिएक्शन के अंदर कुछ रिएक्टेंट हैं, उसी तरह से फोटोसिंथेसिस में भी रिएक्टेंट्स होते हैं जो रॉ मटेरियल हैं प्लांट्स के लिए, और वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है। और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है उनकी रिएक्शन होती है और उसके बाद उससे कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। ठीक है बेटे, बट ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल दैट फोटोसिंथेसिस इज अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन है जो लाइट पे डिपेंडेंट है, जिसको लाइट की रिक्वायरमेंट है और लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। इसका मतलब जिन प्लांट्स के अंदर ये रिएक्शन होती है उनमें कुछ इस तरह की, ठीक है, चीजें प्रेजेंट हैं जो क्या कर सकती हैं, लाइट को कैप्चर कर सकती हैं। यू नो दैट कि प्लांट्स जो हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं जनरली। ठीक है, अगर ग्रीन कलर के नहीं है तो कोई ना कोई तो उनका कलर है। तो कहते हैं कि खास तरह के पिगमेंट्स जो हैं वो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है, और ये पिगमेंट्स जो हैं वो सिर्फ उसको कलर ही प्रोवाइड नहीं करते बल्कि साथ साथ वो क्या करते हैं, लाइट जो है उसको ट्रैप करने का काम करते हैं। तो अगर हम सिंपली बात करें तो सभी स्टूडेंट्स कहेंगे कि प्लांट का जो ग्रीन कलर है वो उसमें प्रेजेंट क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से है। So this chlorophyll pigment here playing a significant role in the process of photosynthesis. This chlorophyll pigment is a pigment that capture light energy for this reaction because it is a physico-chemical reaction. Okay बेटे, तो अब देखो रॉ मटेरियल भी है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, और लाइट जो है उसको ट्रैप करने के लिए क्लोरोफिल पिगमेंट भी है। ठीक है, अब सभी स्टूडेंट सोचे होंगे कि जो सनलाइट है उसमें स्पेक्ट्रम में तो कितने सारे कलर हैं, तो क्या फोटोसिंथेसिस के लिए कोई यूनिक वेवलेंथ की लाइट रिक्वायर्ड है? तो ऑल ऑफ यू मस्ट रिमेम्बर कि फोटोसिंथेसिस जो है, ठीक है, रेड एंड ब्लू लाइट जो है उसके अंदर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो देखा गया है। ऐसा क्यों है वो मैं आपको थोड़े टाइम के अंदर बताऊंगी। आफ्टर दिस what you will study, there are certain earlier experiments that were done by different scientists time to time which prove that what are the essential components that are required for this process. ठीक है बेटे, अलग अलग साइंटिस्ट जो है उन्होंने अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट किए हैं, और उन एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उनसे ये पता लगता है कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी चीजें जो हैं वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, हम ये तो जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होना है, वाटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और क्लोरोफिल पिगमेंट चाहिए जिसने लाइट को ट्रैप करना है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट भी चाहिए, जो अभी मैंने आपको बताया कि वो लाइट जो है वो हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम में से रेड एंड ब्लू कलर की लाइट है जिसमें मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। और उसके अलावा वो कहता है कि कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, अभी तक आपको ये बताते आ रहे हैं कि भाई सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट बनता है, एंड वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है बेटे, कैसे पता लगा कि ग्लूकोज ही बनता है?
So there are certain experiments that were done by the scientists time to time. So we will have a look over those experiment कि वो experiment कौन कौन से थे और कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है इस पूरी रिएक्शन के बारे में आपको बताने में। ठीक है बेटा, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। आपसे पूछा जाता है कि भाई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ होता है, तो आपका एक सीधा साधा सा जवाब होगा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो प्लांट्स के स्पेशल ऑर्गन्स में होता है जिनको हम क्या कहते हैं, लीव्स कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और ध्यान देंगे अगर इस पे, तो हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स के अंदर होता है। अगर मैं ये वर्ड यूज कर देती हूँ कि फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स के अंदर होता है, तो जरूरी नहीं है कि वो ग्रीन पार्ट जो है वो सिर्फ लीफ ही होंगे। ठीक है, सर्टेन केसेस में वो ग्रीन पार्ट्स जो है वो स्टेम भी तो हो सकते हैं, और आपको मालूम है ऐसे एग्जाम्पल भी जहाँ पे लीफ की जगह पे स्टेम भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है बेटे, थोड़ा और ध्यान से सोचेंगे एज अ मेडिकल स्टूडेंट, तो आप कहेंगे कि भाई मैं ये कहती हूँ कि फोटोसिंथेसिस जो है वो ग्रीन पोर्शंस में होता है प्लांट के, बिकॉज इन ग्रीन पोर्शंस में एक स्पेसिफिक टाइप का पिगमेंट प्रेजेंट है जो इनको क्या कलर देता है, ग्रीन कलर देता है। ठीक है, इसका मतलब आप जानते हैं किसके बारे में, उस ग्रीन पिगमेंट के बारे में भी, जिसको आप क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। और अगर आप क्लोरोफिल के बारे में जानते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि क्लोरोफिल जो है वो प्लांट में स्पेशल सेल ऑर्गेनेल्स में होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है बेटे, तो आपको इस तरह से कितनी सारी चीजें पता लग गई। उसके बाद वो कहता है कि अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक, तो क्लोरोप्लास्ट जो है उसका भी एक लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर है। ठीक है बेटे, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हम स्टडी कर चुके हैं सेल वाले चैप्टर में, और आपको ये पता लग गया हुआ है कि भी क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर थैलाकोइड्स भी हैं, उसमें ग्रेना भी है, उसके अंदर स्ट्रोमा लैमिले भी है, उसके अंदर स्ट्रोमा भी प्रेजेंट है। अगर हम ये कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट रिएक्शन है, तो क्या वो थैलाकोइड में होती होगी, क्या वो स्ट्रोमा के अंदर होती है, क्या सिर्फ फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन ही है, या फिर उसका कुछ फेस जो है वो डार्क फेस भी। ठीक है बेटे, अभी तक आपको ये बताते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस इज अ लाइट रिएक्शन, पर अब आप ये भी जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ एक लाइट फेस ही नहीं रखती है, उसके साथ साथ जो है उसका डार्क फेस भी है। तो इट इज अ डुअल टाइप ऑफ नेचर। उसका आप एक तरफ उसको आप एक लाइट रिएक्शन भी कंसीडर कर सकती हैं, एंड दूसरी तरफ आप उसको मान सकते हैं कि उसके कुछ जो चीजें हैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन की, वो डार्क फेस के अंदर भी कंप्लीट होती है। ठीक है बेटे, अब वो कहते हैं कि क्या पिगमेंट जो है वो सिर्फ एक ही तरह का है, तो अभी तक हम जब भी बात करते हैं हम कहते हैं कि क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। क्या पिगमेंट सिर्फ क्लोरोफिल है, ऐसा नहीं है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स। ठीक है, वी हैव आल्सो लर्न द टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, तो हमें पता है कि प्लास्टिड्स अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से वो कहते हैं कि क्लोरोफिल अकेला पिगमेंट नहीं है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स that are also playing a specific role in the process of photosynthesis, though they are not the main pigment, but you can consider them as accessory pigment. ठीक है बेटे, जैसे कोई भी पर्सन जो होता है, कोई भी एक कंपनी है उसके अंदर एक पर्सन जो है वो मेन होता है, और उसके साथ कई और पर्सन जो है वो उसको असिस्ट करते हैं। तो उसी तरह से कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके अंदर क्लोरोफिल जो है वो तो बेशक मेन पिगमेंट है, पर क्लोरोफिल के साथ कुछ असेसरी पिगमेंट्स भी हैं जो छोटी मोटी लाइट जो है इसको एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो क्लोरोफिल के अलावा ज़ैंथोफिल हो सकते हैं, ठीक है, केराटिनॉइड्स हो सकते हैं। तो इस तरह से कई तरह के जो है हमारे पास यहाँ पर पिगमेंट्स प्रेजेंट है। ओके बेटा, फिर हम स्टडी करेंगे कि व्हाट आर द लाइट एंड द डार्क फेसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है उसके लाइट और डार्क फेसेस क्या हैं। लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में होती है, और डार्क रिएक्शंस जो हैं वो कौन से पार्ट में होती है। ओके बेटे, उसके बाद आपको ये बताया जाएगा कि फोटोसिंथेसिस के दौरान एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स जो है उनका फॉर्मेशन होता है, और ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स जो है वो किस तरीके से जो है हेल्प करते हैं आगे बाकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं उनके अंदर। ओके बेटे, तो सी फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद दिस इंट्रोडक्शन, व्हाट इज गिवन इन द चैप्टर। इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया आपको, तो कहते हैं कि सारे के सारे जो एनिमल्स हैं, चाहे हम उसमें ह्यूमंस को भी ले लें, तो कहते हैं कि ह्यूमंस और सारे एनिमल्स जो हैं, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर ऑब्टेनिंग देयर फूड।
और प्लांट्स जो है उनका स्पेसिफिक फीचर क्या है कि प्लांट्स जो है उनके अंदर एबिलिटी है कि वो अपना फूड जो है उसको क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं. तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड देम एज ऑटोट्रॉफ्स. ओके बेटे, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो एक यूनिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जो किससे रिलेटेड है, प्लांट से रिलेटेड है और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म से भी रिलेटेड है जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. ठीक है बेटे, तो कहते हैं कि जहाँ पे एक तरफ प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं तो हम उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. तो वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं फॉर ऑब्टेनिंग देयर फूड, दे आर नोन एज द हेटरोट्रॉफ्स. ठीक है, तो इस तरह से कहते हैं कि प्लांट्स जो हैं इस अर्थ पे प्रेजेंट सभी ऑर्गेनिजम्स जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके लिए क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं. और कैसे बनाते हैं वो आपको मालूम है कि प्लांट्स जो है वो एक प्रोसेस के जरिए जो है फूड बनाते हैं सभी के लिए, and that process is known as photosynthesis. ओके बेटे, तो अब वो कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ सिंपल टर्म. वो एक छोटे से टर्म नहीं है फोटोसिंथेसिस. इट इज अ कॉम्प्लेक्स टर्म. इट इज अ काइंड ऑफ ए फिजिको केमिकल रिएक्शन. ठीक है, एक ऐसी रिएक्शन है जो फिजिकल भी है और केमिकल भी है. और हमें उसमें क्या नजर आता है कि प्लांट्स जो है वो लाइट एनर्जी जो है इसको यूज करते हैं. और एक लाइन में अगर हम कहें तो लाइट एनर्जी जो है उसको यूज करने के बाद वो क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं. ठीक है बेटे, मैंने टर्म यहाँ पे यूज की है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं मतलब ऐसे प्रोडक्ट देते हैं जो कार्बन में रिच होते हैं. ओके, अब देखिए उसके बाद उसने आपको यहाँ पे इस डायग्राम के जरिए दिखाया हुआ है कि सनलाइट जो है इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड. ठीक है, तो सनलाइट जो है उसको ग्रीन पोर्शन जो है प्लांट के वो यूज कर रहे हैं बिकॉज उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है. उसने सनलाइट जो है उसमें स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट जो है उसको एब्जॉर्ब कर लिया. अब देखिए वाटर जो है वो प्लांट को कहाँ से मिल रहा है, तो आपको मालूम है कि प्लांट की जो रूट्स हैं वो वाटर जो है वहां से ले जाती हैं बिकॉज रूट्स जो है उसमें स्पेशल प्रोसेस के जरिए वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, वो भी आपको मालूम है. ठीक है, इधर बाय रूट प्रेशर और सम अदर मैकेनिज्म दैट इज यूज्ड बाय हायर प्लांट्स. ठीक है, वाटर अकेला नहीं आएगा, वाटर के साथ मिनरल्स भी आ जाएंगे तो एसेंशियल मिनरल्स भी आ जाती हैं. तो इस तरीके से कहते हैं कि जो एसेंशियल रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में से ले लेंगे और वाटर एंड मिनरल्स जो है वो रूट्स के जरिए प्लांट्स में आ जाएंगी. सनलाइट ऑलरेडी मिल रही है. ठीक है बेटे, तो इन सारी चीजों को यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट व्हिच ट्रैप द सनलाइट, लेटर ऑन क्या बनता है, शुगर्स बनते हैं. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम टर्म शुगर भी यूज कर सकते हैं. तो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट या शुगर बनते हैं जिनको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, ग्लूकोज कहते हैं. अब देखिए यहाँ पर उसने आपको बताया है कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दीज शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स देयर इज अ रिलीज ऑफ ए गैस. ठीक है, एक गैस जो है वो एंड प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होती है एंड वो गैस कौन सी है, ऑक्सीजन गैस है. तो ये ऑक्सीजन गैस जो है वो प्लांट्स के द्वारा रिलीज हो जाती है. ठीक है बेटे, अब हमने लिखा है कि ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन सनलाइट फॉर देयर एनर्जी. ठीक है, यू नो दैट सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. और जितनी भी लिविंग फॉर्म्स अर्थ के ऊपर रह रही हैं वो सारी की सारी जो है वो एनर्जी जो है वो किस रूप में ऑब्टेन करती हैं, तो सनलाइट से वो ऑब्टेन करती हैं. ठीक है, और ये एनर्जी जो सनलाइट के द्वारा मिलती है प्लांट्स इसको यूज करते हैं और उससे फोटोसिंथेसिस करती हैं. और फोटोसिंथेसिस जो है वो अर्थ में जितने भी तरह की लाइफ एग्जिस्ट कर रही है उन सभी का बेस है बिकॉज इट इज द ओनली प्रोसेस बाय विच फूड इज अवेलेबल टू डिफरेंट प्लांट्स, टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. ठीक है बेटे, प्लांट्स तो खुद ही बना लेंगे, तो जितने भी तरह के एनिमल्स हैं चाहे ह्यूमन है सबको फूड इसलिए मिल रहा है क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रहा है. ठीक है, अब वो कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है उसके क्या एडवांटेज है, क्या उसके फायदे हैं. तो उसमें वो कहते हैं कि एक तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे अर्थ पे रहने वाले हर एक ऑर्गेनिजम्स जो है उनको क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है. इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल द ऑर्गेनिज्म दैट आर लिविंग ऑन द अर्थ. एंड सेकेंड वो कहता है कि ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन के दौरान हमेशा कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है एटमॉस्फेयर के अंदर. तो इस तरह से कहते हैं कि ग्रीन प्लांट्स जो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो ऑक्सीजन गैस जो है उसकी हेल्प से, ठीक है, हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं. तो इस तरह से कहते हैं कि उनकी लाइफ जो है वो दो चीजों पे डिपेंडेंट है. एक तो उनको फूड चाहिए अपनी लाइफ जो है उसको मेंटेन करने के लिए, और सेकेंडली इनको सरवाइव करने के लिए ब्रीथिंग करना जरूरी है, रेस्पिरेशन करना जरूरी है. और रेस्पिरेशन के लिए उनको कौन सी गैस रिक्वायर्ड है,
ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है जो फोटोसिंथेसिस से मिलती है। ओके बेटे, अब यहाँ पे देखिए आपको उसकी एक सिंपल सी इक्वेशन नजर आ रही है। ठीक है, हमेशा से आपको ये इक्वेशन याद करवाते आ रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है, स्पेसिफिक अमाउंट में स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के जो है वो कंबाइन करते हैं आपस में और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। तो यहाँ पे उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको दिखाया गया है ग्लूकोज का, एंड उसका जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज C6H12 एंड O6। ठीक है बेटे, पूरी रिएक्शन के दौरान 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस यहाँ पे रिएक्शन पूरी नहीं की उसने, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी रिलीज होते हैं लास्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से इस इक्वेशन को फिर से लेंगे एक बार। उसके बाद देखिए कहते हैं कि time to time different scientists they have performed different type of experiments, and these early experiments they have given us an idea about the raw material that is essential for the process of photosynthesis। ठीक है बेटे, तो उसी में से एक एक्सपेरिमेंट जो हमने 10th क्लास में भी आपको बताया था, आपने अपनी एक्टिविटी फाइल्स में भी लिखा था, एंड दैट इज द वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हम क्या करते हैं, कोई भी एक प्लांट जो है उसको सेलेक्ट करते हैं जो पॉट के अंदर ग्रो कर रहा है, पर उसके लीफ कैसे होने चाहिए, वेरीगेटेड लीव्स होने चाहिए। मतलब उसके लीव्स जो है उसमें कुछ पैचेस जो हैं वो ग्रीन कलर के आपको नजर आए एंड कुछ कलरलेस पोर्शंस हो। तो इस तरह के जो लीव्स हैं, वेरीगेटेड लीव्स जो है उसको आप ले लेंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि जो वेरीगेटेड लीफ आपने लिए हैं उसमें से क्या करेंगे, देखिए इन दिस एक्सपेरिमेंट हमने क्या करना है, स्टार्च का फॉर्मेशन देखना है 2 लीव्स के अंदर, जिसमें वो कहता है कि एक वेरीगेटेड लीफ है और या फिर कोई भी ऐसा लीफ आप ले लेंगे जिसको कि आप पार्शियली किससे कवर कर देंगे, ब्लैक पेपर से कवर कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद वो कहता है कि जब आप लीव्स जो है उनका स्टार्च टेस्ट करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि लीव्स के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उनमें फोटोसिंथेसिस होता है, ये आपको मालूम है। और फोटोसिंथेसिस एक ऐसी रिएक्शन है जो किसकी प्रेजेंस में होती है, लाइट की प्रेजेंस में होती है। ठीक है बेटे, तो कहते हैं कि अगर आपने वेरीगेटेड लीफ लिया है और उसके बाद उसका स्टार्च टेस्ट करके रखा है, उस पर्टिकुलर लीफ को आपने क्या किया है, प्लांट को कुछ समय के लिए सनलाइट के अंदर रखा हुआ है, तो आपको पता है कि ग्रीन पोर्शंस में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। इसका मतलब वहां पे स्टार्च का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब आप उसका टेस्ट करके देखेंगे स्टार्च के लिए तो आपको आयोडीन के साथ कौन सा कलर मिलेगा, ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद वो कहता है कि उसी तरह से एक लीफ आपने ऐसा लिया था जिसको आपने ब्लैक टेप या ब्लैक पेपर से कवर कर दिया था। तो उसके बाद वो कहता है कि जब उस पोर्शन को आप उसका क्या करके देखेंगे, स्टार्च टेस्ट करके देखेंगे। क्योंकि आपने उसको ब्लैक पेपर से कवर कर दिया था इसलिए उसने लाइट कैप्चर नहीं कर पाया है और इस वजह से उसमें स्टार्च का फॉर्मेशन भी नहीं हुआ। तो आयोडीन के साथ जो है वो ब्लू ब्लैक कलर नहीं देगा। तो इससे हमें 2 चीजें पता लगी हैं। एक तो हमें ये पता लग गया कि लाइट जो है वो एसेंशियल होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, और दूसरी बात हमें ये पता लगी है कि लीफ के हर एक पोर्शन के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता। फोटोसिंथेसिस जो है वो लीफ के उस पोर्शन के अंदर होता है जहाँ पे ग्रीन कलर या ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट है। इसीलिए वेरीगेटेड लीफ जो है उसके कलरलेस पोर्शन का अगर आप टेस्ट करेंगे तो उसमें आपको स्टार्च फॉर्मेशन नजर नहीं आएगा, और अगर आप उसके ग्रीन पोर्शन का टेस्ट करेंगे तो आपको स्टार्च का फॉर्मेशन नजर आएगा। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे देखिए उसने यहाँ ये एक्सपेरिमेंट सेम एक्सपेरिमेंट जो है वो इस तरीके से किया। देखो इस तरह का हमने एक लीफ ले लिया है जिसमें कुछ पोर्शंस जो है वो ग्रीन है और कुछ पोर्शंस जो है वो कलरलेस है। तो सच टाइप ऑफ लीफ आर नोन एज द वेरीगेटेड लीव्स। अब वो कहते हैं कि वेरीगेटेड लीव्स के जो पेल पार्ट है, जो स्लाइटली कलरलेस येलोइश के पार्ट है, उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है, और जो ग्रीन पोर्शंस है उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। तो उसके बाद हमने आयोडीन टेस्ट उसका करके देखना है सेम लीफ का। तो देखो जहां जहां पे हमारे ग्रीन पोर्शंस प्रेजेंट थे वहीं पे आयोडीन जो है उसने कौन सा कलर दिया है, ब्लू कलर दिया है। और ब्लू कलर आयोडीन तभी देती है जब पर्टिकुलर जिस भी चीज का आप टेस्ट कर रहे हैं उसमें स्टार्च का फॉर्मेशन हो रखा है। इसका मतलब जो पेल कलर वाले पोर्शंस थे उसमें किसी तरह का कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसलिए वो वैसे ही रहे हैं। पर जो ग्रीन पोर्शंस है उनमें फोटोसिंथेसिस हो गई है, तो इसलिए वो कैसे हो गए हैं, ब्लू ब्लैक हो गए हैं। ओके बेटे, दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसे ही लीफ कोई भी लीफ लेकर उसका ब्लैक टेप से ढक देते हैं तो उसके बाद आप उसका टेस्ट करके देखते हैं तो जिस पोर्शन को आपने कवर किया होगा वो आयोडीन के साथ कोई टेस्ट नहीं देगा, बिकॉज लाइट जो है
फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है, और लाइट नहीं मिलेगी तो स्टार्च फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो दो चीजें हमें पता लग गई है कि एक तो ग्रीन पोर्शंस जो है इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट है जो लाइट को ट्रैप करता है, और दूसरा लाइट रिक्वायर्ड होती है स्टार्च फॉर्मेशन के लिए। अगर लाइट प्रेजेंट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और स्टार्च फॉर्मेशन भी नहीं होगा। ठीक है बेटे, ये वाला पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो हमने 10th क्लास के अंदर किया हुआ है, इसको हम फिर से रीड नहीं करेंगे, सभी बच्चों को मालूम है कि इस तरीके से हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसमें भी वही बताया है कि हम एक ट्रेस पेपर लेके उसमें ग्रीन पोर्शंस जो है उनको ड्रॉ कर लेते हैं, और बाद में हम लीफ जो है उसका स्टार्च टेस्ट करके देखते हैं। तो हम कुछ पैचेस के फॉर्म में हमें ब्लू ब्लैक कलर नजर आता है, जब सेम लीफ को हम उस ट्रेसिंग पेपर पे रख के देखते हैं जो हमने ड्रॉ किया था, तो वो पोर्शंस एग्जैक्टली उन ग्रीन पोर्शंस को मैच करते हैं। तो हमें पता लग जाता है कि ग्रीन पोर्शंस जो है उनमें ही फोटोसिंथेसिस होता है, बिकॉज उसमें क्या प्रेजेंट है, ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। ओके बेटे, उसके बाद वो कहते हैं कि देयर इज वन अनदर एक्सपेरिमेंट जिसको हम हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट कहते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है कि फोटोसिंथेसिस के जो एसेंशियल रॉ मटेरियल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। अगर फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो नहीं होता है। ओके बेटे, तो देखो हमने क्या किया, हमने एक लीफ लिया है और उस लीफ का हाफ ऑफ द पोर्शन जो है उसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने डिप कर दिया। ठीक है, अब दो तरीके हैं उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, या तो कॉटन जो है उसको सोक करके आप किसी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH से एक कॉटन को सोक करके उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दीजिए, या फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर डायरेक्टली KOH सॉल्यूशन भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि एक पोर्शन लीफ का आपने उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना है, जबकि हाफ ऑफ द पोर्शन लीफ का जो है वो ऊपर ही रहेगा। और इस तरीके से आप पूरा का पूरा जो सेटअप है उसको कुछ टाइम के लिए लाइट के अंदर रख देंगे, और उसके बाद हम उसका स्टार्च टेस्ट करके देखेंगे। तो कहता है कि जो पोर्शन आपका लीफ का एक्सपोज्ड पोर्शन है जो सनलाइट की प्रेजेंस में आया है, उसका जब आप स्टार्च टेस्ट करते हैं तो आपका स्टार्च टेस्ट कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, यानी आयोडीन कौन सा कलर देती है, ब्लू ब्लैक कलर देती है। ठीक है बेटे, पर आपका वो वाला पोर्शन लीफ का जिसको आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर डिप किया था, जिसमें आपने क्या डाला हुआ था, KOH डाला हुआ था, ठीक है, या KOH सोक्ड कॉटन था, तो उसने क्या किया, टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको उसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, बिकॉज KOH सॉल्यूशन जो है वो गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो उसकी वजह से जब आप उसका स्टार्च टेस्ट करेंगे तो उस केस में आपका स्टार्च टेस्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो पूरे ओवरऑल जो एक्सपेरिमेंट है उससे ये पता लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक एसेंशियल रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं होती है तो फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कहाँ से लेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं। ओके बेटा, सी द एपरेटस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। देखो हमने कोई भी एक पॉटेड प्लांट सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, और उसका कोई भी एक लीफ आपने ले लिया है, और देखो इस तरीके से हमने कोई भी जो है बॉटल ले लेनी है या टेस्ट ट्यूब ले लेंगे आप, और उस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डाली हुई है, कोई OH सॉल्यूशन डाली है जो लाइट जो क्या करती है, गैसेस को एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है बेटे, अब वो कहते हैं कि हाफ ऑफ द लीफ जो है उसको इस KOH सॉल्यूशन में डिप कर दिया हुआ है, और इस तरह से KOH सॉल्यूशन जो है उस अपैरेटस में प्रेजेंट CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगी, और आधा जो लीफ है आपका बाहर रह गया है। तो जितना बाहर रह गया है लीफ, उसका आप स्टार्च टेस्ट करेंगे तो आपको पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट मिलेगा, यानी ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा। और जो लीफ आपका अंदर चला गया है उसको CO2 नहीं मिल पाई है, बिकॉज KOH ने CO2 एब्जॉर्ब कर ली हुई है। तो इस लीफ का जो टेस्ट है अंदर वाले का वो नेगेटिव आएगा। तो आपको पता लग जाएगा कि स्टार्च फॉर्मेशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हाफ ऑफ द लीफ जो है उसको अवेलेबल नहीं हुई है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके बेटे, तो दो एक्सपेरिमेंट हो गए हमारे, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट एंड सेकंड वन इज नोन एज द हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ओके, सी द नेक्स्ट वन। देयर वाज अ साइंटिस्ट जोसेफ प्रेस्टले, ठीक है, इन द ईयर 1770। जोसेफ प्रेस्टले जो है उन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए, और उन एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से उन्होंने आपको ये बताया कि एयर जो है उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है ग्रीन प्लांट्स जो है उनकी ग्रोथ के अंदर। ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ अपैरेटस जो है वो अरेंज किया। देखो आपकी बुक के अंदर हमें 4 स्टेजेस उस अपैरेटस की दिखाई गई हैं।
मैं पेज नंबर 207 फिगर नंबर 13.1 की बात कर रही हूँ, जिसपे लिखा है प्रेस्टले एक्सपेरिमेंट। ओके बेटे, तो उसने क्या किया, उसने एक क्लोज्ड स्पेस लिया जिसको उसने बेलियार बोला है, और उसके बाद उसके अंदर देखो उसने क्या क्या चीजें रखी हुई हैं। तो फर्स्ट केस के अंदर बेलियार जो है उसके अंदर उसने क्या रखा है, एक कैंडल रखी है, ठीक है, जलती हुई कैंडल रखी है, और उसके साथ एक माइस आपको नजर आ रही है, ठीक है बेटे। अब वो कहता है कि कुछ टाइम तक जो है, जब जब तक कैंडल जल रही थी तब तक जो माइस है वो कैसी थी, लाइव कंडीशन में थी, जिंदा थी। उसके बाद थोड़े टाइम बाद क्या होता है, कैंडल जो है वो बुझ जाती है, ठीक है बेटे। और उसके बाद माइस जो है वो आपको वहां पे कैसे नजर आती है, मरी हुई नजर आती है, डेड हो गई है माइस। अब देखो उसके बाद उसने ये बताया है कि देखो ही कंक्लूडेड दैट अ बर्निंग कैंडल और एन एनिमल दैट ब्रीथ इन एयर एक्चुअली डैमेज द एयर, ठीक है। तो कहते हैं कि कोई भी जो एनिमल्स होते हैं, या फिर वो कहता है कि कैंडल की अगर हम बात करें तो कैंडल जो है उसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कंबक्शन हो रहा है ना। और कहते हैं कि जितने समय तक जो है ऑक्सीजन अवेलेबल थी उस क्लोज्ड स्पेस के अंदर, तब तक तो कैंडल बर्न कर रही थी, ठीक है, एनिमल भी जिंदा था। पर जैसे जैसे वो कहता है कि प्रोसेस जो है वो खत्म हो गया, कंबक्शन जो है उसमें ऑक्सीजन नहीं मिली, तो आपको पता है वो भी प्रोसीड नहीं करेगा, तो कैंडल क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, ठीक है बेटे। अब वो कहता है कि सफोकेशन क्रिएट हो गया उस बेलियार के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन गैस जो है उसकी जगह पे वहां पे क्या हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या हो गई है, सफोकेशन हो गई है, ठीक। और इस वजह से एनिमल जो है उसकी क्या होगी, डेथ होगी। अब वो कहता है कि उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा अपने प्रैक्टिस में चेंजेस किए। तो पहले तो उसने बेलियार के अंदर एक कैंडल और एक माइस रखी हुई थी, अब उसी बेलियार के अंदर उसने एक मिंट प्लांट जो है उसको रख दिया, ठीक है बेटे। अब वो कहते हैं कि देखो प्रोसेस जो है वो आराम से चलेगा। तो क्या देखता है वो, कि जब कैंडल जो है उसको उसने फिर से जला के रखा, मिंट प्लांट भी साथ में एक रखा हुआ है और एक माइस भी रखी हुई है, तब वो देखता है कि काफी समय तक जो है माइस भी जिंदा रहती है, कैंडल भी जलती रहती है, और सिर्फ एक ही चीज उसने नहीं नहीं रखी है, कौन सी, मिंट प्लांट। तो देखो बेटे क्या हो रहा होगा, जो प्लांट है उससे जो कहता है कि कैंडल जो है उसका प्लांट के साथ एक रिलेशन है, बताइए क्या हो सकता है। देखो कैंडल जो जल रही है ना उसका प्लांट के साथ कुछ रिलेशन है, बताइए क्या। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है अपने अंदर। हाँ प्लांट तो ले ही रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले ही रहा है बेटे। और मैंने ये भी बताया कि देखो बेल जार जो है उसका ग्लास से बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। और एपरेटस जो है उसको वो सनलाइट में भी रख देगा, ट्रांसपेरेंट होने की वजह से उसमें क्या जा रही है, सनलाइट भी जा रही है, क्लियर। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रही है ना, फोटोसिंथेसिस हो रही है, ट्रांसपेरेंट है, और इसलिए फिर फोटोसिंथेसिस के बाद कौन सी गैस रिलीज होगी, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी ना। तो वो ऑक्सीजन गैस कैंडल को मिलती जा रही है, कंबक्शन हो रहा है बड़े आराम से, कैंडल जलती जा रही है। और देखो माइस भी यहाँ पे जिंदा है, बिकॉज माइस जो है उसको भी प्लांट की वजह से क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, और ब्रीथिंग के लिए उसको रिक्वायर्ड थी, सफोकेशन भी नहीं हो रहा। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस जो है वो काफी समय तक बना रहेगा। ओके बेटे, तो ये एक्सपेरिमेंट जो है वो जोसेफ प्रेस्ले के द्वारा किया गया था। इसके अलावा उसने ये बताया हुआ है कि इन द ईयर 1774 जोसेफ प्रेस्ले हैज डन वन लैंडमार्क डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, कि उन्होंने 1774 के अंदर जो जोसेफ प्रेस्ले थे उन्होंने सबसे पहले ऑक्सीजन गैस के बारे में बताया था, ठीक है, ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी उन्होंने। और उन्होंने ये बताया था कि ऑक्सीजन गैस एक ऐसी गैस है जो अर्थ पे रहने वाले एनिमल्स जो है उनकी रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो लास्ट में उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, और उस हाइपोथेसिस की हेल्प से उन्होंने ये बताया कि जो ब्रीथिंग एनिमल्स हैं और जो बर्निंग कैंडल है, ठीक है, ब्रीथिंग एनिमल्स और बर्निंग कैंडल्स जो हैं वो क्या करते हैं, एक तरीके से एयर की क्वालिटी जो है उसको खराब करते हैं, पर अगर हम प्लांट्स जो है वहां पे रख दें तो एयर की क्वालिटी जो है वो फिर से इम्प्रूव हो जाती है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एक दूसरे की पूरक है, यहाँ पे एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट रोल रखती हैं। जहां प्लांट्स जो है उनको CO2 की जरूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए, वही एनिमल्स जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है फूड के लिए उनको ऑक्सीजन की जरूरत है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे देखो जोसेफ प्रेस्ले का एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया गया है, कैसे उसने एपरेटस अरेंज किया था, ठीक है। तो जोसेफ प्रेस्ले एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, और उन्होंने 1774 के अंदर ऑक्सीजन की डिस्कवरी की और ये वाला अपना एक्सपेरिमेंट किया।
ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने देखो ये बताया कि अगर हम एक क्लोज बेलियार यूज करते हैं, उसमें एक बर्निंग कैंडल रखते हैं, कुछ टाइम बाद वो कैंडल जो है वो बुझ जाती है। ऐसा क्यों होता है कि ऑक्सीजन जितनी उस बेलियार के अंदर प्रेजेंट होती है वो कंबक्शन के प्रोसेस में यूज हो जाती है। जब ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो कैंडल जो है वो बुझ जाती है। ठीक है बेटे। और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कैंडल के साथ एक माइस भी रखी, तो जैसे ही कैंडल बुझ जाएगी माइस की भी डेथ हो जाएगी, क्योंकि दोनों को क्या मिल रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। पर जब उन्होंने मिंट प्लांट यहाँ पे रख दिया तो उसके बाद वो कहता है कि मिंट प्लांट जो है वो क्या करेगा, कैंडल जो है उसको, ठीक है, काफी टाइम तक जो है वो जलाने में हेल्पफुल रहेगा। फिर मिंट प्लांट के साथ अगर उन्होंने एक माइस भी रखी हुई है तो उस केस में भी वो कहते हैं कि माइस जो है वो भी जिंदा रहती है, क्योंकि पूरा का पूरा एपरेटस जो है अगर आप उसको लाइट कंडीशंस में रखेंगे तब ऐसा होगा। ठीक है। तो देयर वाज अनदर साइंटिस्ट जिन्होंने इस एपरेटस को, जो प्रेस्टले का एक एपरेटस था ना, उसको उन्होंने लाइट कंडीशन से हटा के डार्क में रख के देखा था। ठीक है बेटे। अब देखो अगर सेम एपरेटस जो है उसको मैं डार्क कंडीशंस में रख दूं तो फिर क्या होगा, फिर सोचो क्या होगा। अगर प्रेस्टले का जो एपरेटस है, ये लास्ट वाली जो 2 स्टेजेस हैं जिसमें प्रेस्टले ये कहता है कि अगर आप मिंट प्लांट रख देते हैं तो कैंडल भी जलती रहती है, माइस भी जिंदा रहती है। अगर इस एपरेटस को मैं लाइट में से हटा के डार्क कंडीशंस में रख दूं तो फिर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, माइस की डेथ हो जाएगी। फोटोसिंथेसिस पे फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि देखो लाइट जो है वो Yes. फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है, और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होती है तो इसका मतलब स्टार्च फॉर्मेशन भी नहीं होना है एंड फिर ऑक्सीजन भी नहीं निकलनी है, एंड वही वाली कंडीशन फिर से आ जानी है, कैंडल भी बुझ जाएगी और माइस की भी डेथ हो जाएगी। ठीक है बेटे। तो देयर वाज अनदर साइंटिस्ट एंड हिज नेम वाज जैन इजनहाउस, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है। प्रेस्टले का ही अपरेटस उन्होंने यूज किया, और प्रेस्टले के अपरेटस जो है उसी की हेल्प से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। देखो, तो इन द ईयर 1799 Jan Eisenhower showed that sunlight is essential to the plant process that somehow purifies the air fouled by the burning candle and the breathing animals. ठीक है। तो कहते हैं कि जो बर्निंग कैंडल है और जो ब्रीथिंग एनिमल्स हैं उनके द्वारा CO2 गैस जो है वो रिलीज होती है, जो कंबक्शन की सपोर्टर बिल्कुल भी नहीं होती, और इस तरह से ये एयर की क्वालिटी जो है उसको खराब करती है। और अगर हमारे एटमॉस्फेयर जो है, हमारे अर्थ के ऊपर प्लांट्स मौजूद हैं, तो ये जो हार्मफुल गैस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसकी हेल्प से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और इससे एयर की क्वालिटी जो है वो फिर से रिफ्रेश हो जाती है। ठीक है बेटे। अब वो कहते हैं कि इजनहाउस जो है उन्होंने किया क्या था, तो उन्होंने क्या किया, एक इक्वेटिक प्लांट लिया और उन्होंने ये शो किया कि ब्राइट सनलाइट जो है अगर उसमें इस एक्वेटिक प्लांट जो है उसको देखा जाए, ठीक है, तो प्लांट जो है उसके जहां पे ग्रीन पोर्शंस होते हैं ना, वहां पे उनको कुछ खास तरह के बबल्स नजर आए। ठीक है बेटे। तो उन्होंने एक इक्वेटिक प्लांट लिया और उसको ब्राइट सनलाइट में रखा, और उसके बाद उन्होंने देखा कि उन्हें स्मॉल बबल्स जो हैं वो प्लांट के ग्रीन पार्ट के पास नजर आए, और जब इस प्लांट को हम एक डार्क कंडीशन में रख देते हैं सेम प्लांट को, इस तरह के बबल्स जो हैं वो उन्हें नहीं नजर आए। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम उसको सनलाइट के अंदर रखते हैं एक्वेटिक प्लांट को, तो इसका मतलब उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस के बाद कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ठीक है बेटे। तो ग्रीन पोर्शंस के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, एक तो चीज ये पता लगी, एंड दूसरा ये पता लगा कि जो स्मॉल बबल्स हैं वो एक्चुअली किसकी वजह से हैं, ऑक्सीजन गैस की वजह से हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज हुई है, क्योंकि प्लांट एक्वेटिक प्लांट है। तो जब वो गैस रिलीज होगी, वाटर में से पास होगी, तो उसमें क्या उठेंगे, बबल्स उठेंगे। ठीक है बेटे। पर सेम रिएक्शन जो है अगर उसको डार्क में करेंगे तो ऐसे कोई बबल्स उसको ऑक्सीजन के नजर नहीं आते, क्योंकि डार्क कंडीशंस में फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है, और इस तरीके से ऑक्सीजन गैस भी इवॉल्व नहीं होती। तो उससे उन्होंने ये बताया कि फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट के ग्रीन पार्ट्स के अंदर होता है, और उस दौरान जो है गैस रिलीज होती है, और वो गैस कौन सी होती है, ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक है बेटे। ये उसका अपरेटस है।